Yes, good evening everyone. Let us start. Good evening, जहां sir. तक मुझे याद है, गुड इवनिंग, जहां तक मुझे याद है कि हमने लास्ट टाइम वी स्टार्टेड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन and I told you कि in the case of dynamics we will be considering the cause that makes particle go on circular path. और तो वो सर जो cause है जी जी इससे पहले सर मेरे डाउट थे एक दो क्वेश्चन में, तो क्लास के बाद पूछ लूं? अभी पूछ लीजिए, पहले पूछ लीजिए। नहीं सर, वो इस टॉपिक से नहीं है ना, तो सर फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उसमें टाइम लग सकता है। डजन क्लास के बाद फिर देखते हैं। अच्छा ठीक है सर। चलो तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपसे बोला था कि इफ अ पार्टिकल इज मेड टू मूव, अगर पार्टिकल को हम सर्कुलर पाथ पे मूव कराएंगे, अगर हम पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराएं, अगर पार्टिकल इज मेड टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड एट सम इंस्टेंट द पार्टिकल हैज इट्स वेलोसिटी v। जब हम v वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आई मीन वी आर टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं। और पार्टिकल का मास अगर आप मान लीजिए m है, तो we all know that कि center towards the center there will be an acceleration and which is called as centripetal acceleration। सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको हम क्या नाम देंगे, तो उसका नाम हम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेट अस से एट दिस पॉइंट स्पीड इज v। ठीक है, तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय r। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। और ये फोर्स हमें किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए चाहिए। ठीक है, ये फोर्स हमें चाहिए। अब एक बात आप लोग समझिए कि सर्कुलर मोशन is of basically two types. One is called as one will be the circular motion in horizontal plane and another one will be the circular motion in vertical plane। क्या मतलब है सर? इन दोनों बातों को पहले समझ लो कि अगर सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है कि ऐसे घूम रहा है, आप समझ पा रहे हो? हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। और वर्टिकल प्लेन का क्या मतलब है? वर्टिकल प्लेन का मतलब है ऐसे ऐसे घूमना है, ऐसे। वर्टिकल प्लेन जैसे आप कह लो कि अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को आप ऐसे कह लो कि मान लो किसी टेबल के सरफेस पर, या आप गाड़ी चलाते हुए व्हेन यू टेक अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड, तो वो जो सारा सर्कुलर मोशन है दैट इज द सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और वर्टिकल पाथ पे अगर हम मूव करा दे, वर्टिकल प्लेन का मतलब ये होगा जैसे वो नहीं होता है वो, आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम, एक वो होता है ना वो राइड, एक राइड होता है झूला, फेरिस व्हील। जो क्या होता है उसका नाम? फेरिस व्हील। हाँ, तो उसको अगर आप उसका मोशन देखें तो दैट विल बी वर्टिकल, दैट सर्कुलर मोशन विल बी इन वर्टिकल प्लेन, राइट? तो एक बात तो वैसे कि जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ mg अलोंग द सेंट्रीपिटल डायरेक्शन और अलोंग द और टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब अगर सर्कुलर मोशन, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इफ अ पार्टिकल इज गोइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, तो मैं एक बात बिल्कुल सिंपली ये कह सकता हूँ, उस केस में मैं ये सिंपली कह सकता हूँ कि उस केस में mg का कोई भी इफेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ नहीं लगेगा। सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ mg का कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। बट अगर वहीं पर आप पार्टिकल को इफ यू मेक इट मूव ऑन द वर्टिकल सर्कुलर पाथ, तो उस केस में देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ mg व्हिच विल मेक वन ऑफ द इफेक्ट विल बी देयर ड्यू टू mg, राइट? तो अब इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को समझेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ पार्टिकल टू गो ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, बट वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स will be provided by which force or which of the forces, इस बात को अपन समझते हैं। तो देखिए, आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस समझाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सर हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, एचपी में मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है। एचपी मतलब जहां भी लिख दूंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड इफ आई राइट वीपी, वी फॉर विक्ट्री, तो वीपी अगर मैं लिख दूं तो इट विल मीन वर्टिकल प्लेन। तो वी आर हैविंग टू काइंड ऑफ प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, in which the particle will go in a circular path। ठीक है, तो मान लीजिए कि सर आपका ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, और इससे यू हैव कनेक्टेड अ स्ट्रिंग विथ विच अ ब्लॉक इज कनेक्टेड। पहले बिल्कुल बेसिक वाला सवाल समझिए। एंड दिस ब्लॉक हैज अ मास ऑफ लेट्स से 2 किलोग्राम, दिस रॉड एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू लेट अस से इट इज अगेन 2 मीटर। सब 2 ले लूंगा तो खराब लगेगा। तो मान लो ये 3 मीटर is the radius or the length of this string, and this rod is made to rotate with a constant angular velocity of 2 radian per second। ठीक है, rod is rotating with constant angular velocity of 2 radian per second।
Now the question is to find the value of tension in the string. Tension in the string आपको पता करना है कि what would be the value of the tension in the string that we have to find out. अब एक बात तो obvious है सर, because this rod is rotating and particle is connected to this rod. Particle is attached to the rod by the help of this string. तो because the rod will rotate, तो अगर rod rotate करेगा, रॉड अगर रोटेट करेगा तो एक बात तो क्लियर है सर, अगर रॉड रोटेट करेगा तो क्या होगा, अगर रॉड रोटेट करेगा तो अनडाउटेडली क्या होगा, उसके साथ साथ जो पार्टिकल है वो भी घूमेगा, और कैसे घूमेगा, तो पार्टिकल विल गो ऑन द सर्कुलर पाथ. अगर रॉड रोटेट कर रहा है तो उसके साथ जो ये पार्टिकल विच इज टाइड टू द स्ट्रिंग will go on the circular path and the plane of this circular motion would be horizontal plane. इसका जो प्लेन होगा वो कैसा प्लेन होगा, दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल प्लेन अनडाउटेडली. एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, तो अनडाउटेडली द रेडियस वुड बी इक्वल टू व्हाट, तो ये जो रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का, वो रेडियस किसके बराबर होगा बेटा, 3 तो मीटर. ये स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर होगा, दैट वुड बी 3 मीटर. तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. एंड माइंड यू, हमेशा याद रखो, विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम यू कैन नॉट डू एनीथिंग. मतलब कि जब भी आपको डायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वेयर यू हैव डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो आपको डायनेमिक के क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता हो. अदरवाइज you will be helpless if you don't know how to draw the free body diagram. So make it sure कि आपको free body diagram का concept पता हो. So anyways, this block is of 2 kilogram. There will be mg, but I'm not worried with mg because mg will be acting vertically in vertical direction. और इसके जो सर्कल का सेंटर है that is in the horizontal plane. तो mg का कोई भी इफेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में या टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है. मुझे सिंपली जो इसमें मतलब है दैट इज विद दिस फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर और अपोजिट टू द सेंटर. मतलब जो सेंटर की डायरेक्शन में है या अपोजिट टू द सेंटर है, सिर्फ उससे मुझे मतलब है और किसी फोर्स से मतलब नहीं. तो देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो एक फोर्स होगा वो टेंशन होगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी ऑब्वियसली टेंशन, बिकॉज ये स्ट्रिंग है. तो देखो ये ब्लॉक इससे बंधा हुआ है, तो ये ब्लॉक किधर भागना चाहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर. तो इस पे जो स्ट्रिंग टेंशन लगाएगी वो किधर लगाएगी, दैट विल बी अप्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर. तो टेंशन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी. तो मतलब टेंशन इज ओनली फोर्स व्हिच विल एक्ट ऑन द बॉडी. तो टेंशन सिर्फ और सिर्फ अकेला फोर्स है. तो दिस फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो टेंशन कैन बी रिटन एज इक्वल टू m into m omega square multiplied by the radius. Why are you writing omega? Because angular velocity for the rod is given, और जितनी angular velocity से rod rotate करेगा with the same angular velocity the block will also go on the circular path. So tension will be written as equal to 2 multiplied by 2 squared multiplied by the radius. This will be equal to 4 to the 8, 24 Newton. This is the force which will be acting, or this will be the value of tension which will be acting on this block or particle to make it move on the circular path. समझ गए? Basic example. अगर समझ गए तो इसको प्लीज नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. टेंशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब टेंशन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो टेंशन की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आएगी इस केस में अनडाउटेडली. देखो इट इज नॉट नेसेसरी के ओनली टेंशन विल बी देयर टू प्रोवाइड यू द सेंट्रीपिटल फोर्स. और भी फोर्सेस हो सकते हैं, बट इन दिस केस ओनली टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. इज इट डन? आप लोगों ने नोट कर लिया? डन सर. यस सर. ठीक है, मूविंग ऑन. नेक्स्ट ऐसा ही एक करिए, आप लोग कोशिश करिए, ट्राई करिए. क्वेश्चन फिर से मान लो ये रॉड है एंड दिस रॉड इज रोटेटिंग विथ
a constant angular velocity of 1 radian per second. And now this time I'm connecting two blocks with two different strings. These two are two different strings. Remember, the string between the two blocks are different. ये वाली जो string है ये अलग है, ठीक है? और आपसे ये बोला जा रहा है कि सर यहाँ पर इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है that is 2 meter. This distance is equal to 1 meter. This block has got a mass of 2 kilogram. This block has a mass of 3 kilogram. And you have to find out the tension in the string. Tension in the strings. आपको दोनों strings में tension की value calculate करनी है. You have to find out tension in the strings. Strings में tension की value find करनी. Please go ahead. Try to solve. Is it done? चलो देख लेते हैं. यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, तो अगर मैं इस स्ट्रिंग में if I assume tension to be T1, तो इस स्ट्रिंग में I'll assume tension to be T2. यहाँ पर ये ब्लॉक, इस पे एक टेंशन इधर से लग रहा है और एक टेंशन इधर से लग रहा है. ये लग रहा है 2 kg वाले ब्लॉक. And the another block is of mass 3 kg, and this 3 kg is experiencing one tension, and that is towards the center of force. अच्छा, अगर आप ये ध्यान से देखें तो इसका आपको दिखाई देगा कि this is going on a circular path of radius 2 meter, and this will be going on the circular path of radius. यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा ना, because
both of the block will have center exactly on the rod. तो सेकंड वाले ब्लॉक का जो रेडियस है वो भी रॉड पे ही है, मतलब सेंटर इज ऑन द रॉड, तो रेडियस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द रॉड इटसेल्फ, और फर्स्ट वाले ब्लॉक का भी रेडियस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द रॉड इटसेल्फ। तो रॉड से दोनों का अगर आप रेडियस मेजर करेंगे तो एक ब्लॉक का जो रेडियस आ रहा है that radius will be coming out to be 2 meter and the another block will have a radius of 3 meter. अब इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में आउट ऑफ T1 एंड T2, अगर मैं बात करूं T1 और T2 में, इफ आई टॉक बिटवीन T1 एंड T2, तो T1 एंड T2 में मैं किसकी क्या कह सकता हूं, तो आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि T1 और T2 में अगर मैं बात करूं तो T1 शुड बी ग्रेटर, अनडाउटेडली T1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, T1 की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। क्यों ग्रेटर होनी चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर बिकॉज आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर इस फोर्स को सेंटर की तरफ लगना है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स शुड एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, और नेट फोर्स सेंटर की तरफ तभी एक्ट करेगा जब T1 विल बी ग्रेटर। ठीक है, जब कौन ग्रेटर होगा? T1 ग्रेटर होगा। तो T1 ग्रेटर है और T2 क्या है, उससे कम है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि T1 माइनस ऑफ T2 विल बी इक्वल टू m into omega square r। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? यहाँ पर देर इज नॉट ओनली वन फोर्स, रादर देर आर टू फोर्सेस। अगर दो फोर्सेस हैं तो क्या करना पड़ेगा सर आपको? दो फोर्सेस हैं तो दोनों का नेट लेना पड़ेगा, एंड बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका नेट लोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो T1 माइनस ऑफ T2 विल बी इक्वल टू m, दैट इज द मास, into omega I have given you as 1, into radius is 2, so T1 minus of T2, T1 minus of T2 will be equal to 4. This is one of the equation that I have got. अच्छा 3 kg वाले ब्लॉक पे देखो तो देयर इज ओनली वन फोर्स एंड दैट इज T2। T2 is the only force which is acting on this one. So because this T2 is the only force, इसका मतलब है कि T2 will be responsible for providing the centripetal force। तो इसमें लिखेंगे आप 3 into omega square, that is 1 का square divided by r multiplied by r। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 plus 2 is equal to 3। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T2 is equal to 9 न्यूटन। तो T1 will be equal to what? T1 will be equal to 13 न्यूटन। This is what I am getting। मुझे जो Yes. आंसर आया था, मुझे जो आंसर आप में से किसी ने भेजा था, द आंसर दैट आई हैव गॉट वाज 4 न्यूटन एंड 9 न्यूटन फ्रॉम देवांश। देवांश आपने ये नहीं किया है, आपने क्या किया है मैं बताता हूँ। आपने यू मिस्ड आउट वन टेंशन ऑन वन ऑफ द ब्लॉक। Yes, आप किसी एक ब्लॉक पे एक टेंशन मिस कर गए। चलिए नोट करिए, एक और सवाल ऐसा करते हैं, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाऊंगा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सर इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, T1 और T2 मतलब माइनस करेंगे प्लस। नहीं बेटा, हमेशा याद रखो कि फोर्सेस, देखो फोर्सेस का जो काम है ना, जैसे फोर्सेस आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हर जगह वही लगेगा, द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। नेट फोर्स विल प्रोवाइड यू द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो नेट है वो निकाल लिया था। इसको नोट करिए। आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू व्हिच आई विल सॉल्व, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। done sir। ठीक है, आओ एक थोड़ा बेहतर और सवाल कराता हूँ। ये रेस कर रहा हूँ बच्चों। I'll write the statement, but before, just understand the diagram. I'll write this statement also, but you need to understand the diagram first. कि भाई ये सिचुएशन है आपकी, ये रॉड है और यहाँ से we have a block connected with the help of two strings. There is not single string, rather there is two strings which is connecting this block with the rod. ये दोनों obviously अलग अलग strings होंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, because these are two different strings. The rod is made to rotate with some angular velocity which is not given to you. इसमें आपसे कहता है कि the tension is T1 and this string has a tension of T2 and this block is going on a circular path. This block is going on a circular path. इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं, strings are identical
and massless with length 16/2/3 सेंटीमीटर ईच, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ tensions T1/T2 be 4:1, then find ओमेगा। मतलब इस दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ आपको गिवन है, दैट इज इट इज नॉट 162/3, इट इज 16/2/3। क्वेश्चन नोट करें आप लोग, आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। And one more thing which I missed out, this angle is also given, this angle is 60 degree, this angle is 60 degree, undoubtedly this angle is also 60 degree because both are identical strings, so both the angles are 60 degree with the rod. The strings makes angle of 60 degree with the rod. Then क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग, कर लिया सर। कर लिया। अब देखिए, वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टेकिंग सम एक्सिस, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस। ऋषिक, कैन यू टेल मी कि इन वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस के साथ क्या होगा? मतलब इन वर्टिकल डायरेक्शन दिस पार्टिकल और दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट? वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में सारे, वेरी गुड, वर्टिकल में फोर्सेस लग रहे हैं, बट दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। द रीजन बीइंग, व्हाई विल इट बी इन इक्विलिब्रियम? क्योंकि भाई ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ना, सर्कुलर पाथ जो है बेटा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है इसका, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं होंगे, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं होंगे तो ये तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करना चाहिए, बट इट इज नॉट गोइंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। दूसरी बात आपसे ये कहा गया कि दिस एंगल इज 60, ये वाला एंगल 60 है, तो अनडाउटेडली दिस एंगल विल बी 60 बाय द अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, और ये एंगल भी 60 होगा, इसका मतलब बोथ दीज एंगल्स आर 60 एंड 60। इज इट क्लियर? आप कंपोनेंट ले लीजिए, अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो दिस विल बी T1 cos 60, इसका अगर इधर कंपोनेंट लेंगे तो दिस विल बी T1 sin 60। सिमिलरली अगर आप कंपोनेंट लें तो ये हो जाएगा सर आपका T2 cos 60, जिसके साथ बनता है एंगल उस पर cos, जिसके साथ नहीं बनता है उस पर sin, और ये भी हो जाएगा T2 cos of 60। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस आपको दिख रहा होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में देयर विल बी वन मोर फोर्स व्हिच विल बी mg, mg भी होगा, ऑल्दो इट इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बट बिकॉज वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी यहाँ पर आ रहा है, तो यू विल हैव टू कंसीडर दिस mg आल्सो, राइट? हाँ, इसका कोई इफेक्ट सेंटर की तरफ नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी सेंट्रीपिटल फोर्स, बट यस इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो ये यहाँ पर एक गलती हुई है, इट विल बी sin 60। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेगा। तो आप ये कह सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं ये कह सकता हूँ T1 sin 60 प्लस ऑफ T2 टाइम्स ऑफ sin of 60 is equal to m into omega square multiplied by this radius, and the radius is not given you directly, remember that। रेडियस आपको नहीं दिया उसने स्ट्रिंग की लेंथ आपको दे दिया, बट दे हैवंट गिवन यू द वैल्यू ऑफ रेडियस। T1 sin 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3/2, √3/2
ठीक है, तो T1 sin 60 अगर आप लिखोगे तो √3/2 √3/2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस ऑफ √3/2 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू मास इज नॉट गिवन, ओमेगा स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड। आर कैसे निकालें हम? तो आर को हम ऐसे निकालें, देखिए ये आपको ये है, ये देखिए ये आपका रेडियस है, ये दिख रहा है आप सबको, और ये वाला एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री और ये वाला लेंथ हमें गिवन है 16/2/3, राइट? तो हाइपोटेनियस हमें पता है, दिस विल बिकम बेस एंड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर, राइट? हमें क्या चाहिए? हमें आर चाहिए, और आर हमारा क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज माई आर, यही तो हमारा आर है। तो हम क्या sin 60 लिखेंगे या नहीं? sin 60 विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई, इसको चेंज कर लो, 4850/3 हो जाएगा, ये करेक्ट है, देख लेना। यस सर, ये होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं ये 3r, तो ये कितना हो जाएगा? √3/2 sin 60, और ये हो जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 50। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका r विल बी इक्वल टू, ये हो गया 25, तो r विल बी इक्वल टू कितना हो गया? 25 √3/3। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे आप ऊपर नीचे, तो √3 से √3 तो ये √3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 25/√3 आप इसको लिख सकते हैं, राइट? दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 25/√3। ये दिख रहा है बेटा? थोड़ा सा स्पेस छोटा हो गया है, ये ऊपर आपको समझ में आया 25/√3? प्लीज हाँ सर, ये समझ गए। क्रॉस चेक द सिंप्लीफिकेशन पार्ट। हर बच्चा, इट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ ऋषिक टू आंसर टू एवरीथिंग, आप लोगों को भी सोचना है सर। पता नहीं, देख लेना भाई, जिनको देखना है प्लीज उसको चेक कर लो। ये हो जाएगा ये, I can take √3/2 common. This will become T1 plus of T2 is equal to m omega square 25/√3। दिख रहा है? प्लीज बताओ। Yes, sir. तो T1 plus of T2, from this we can write it as, ये 2 उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 50 times of m omega square divided by 3। Please see this if I have done everything correct or not। यस सर, ये होगा। तो इसको पहले यहां तक नोट कर लीजिए, so that we can go for the vertical equilibrium। इसको नोट करें प्लीज। हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, अगर सबने नोट कर लिया है तो अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, व्हाट विल डू इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। ये एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है। इन द वर्टिकल डायरेक्शन वी हैव T1 cos 60 is equal to T2 cos 60 plus of mg। तो I can even write this as T1/2 because cos 60 is 1/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, आई होप आपको सबको मालूम होगा। तो ये cos 60, तो ये कितना हो गया? T1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा T2/2। दिस इज इक्वल टू mg। फ्रॉम दिस यू कैन राइट T1 माइनस ऑफ T2
is equal to twice of mg. You have two equations now. ठीक है, और एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी, आपको गिवन है T1 by T2 is equal to 4:1. तो आपको as T1 by T2 is equal to 4:1, मतलब 4/1. Therefore मैं ये भी कह सकता हूँ कि T1 is equal to कितना, T1 is equal to 4 times of T2. तो ये आपकी थर्ड रिलेशन है. Out from all these relation, will you be able to solve it now? मतलब सिंप्लीफिकेशन कर लोगे बेटा? सर इसमें You अगर have these रेशियो relation. 90 गिवन होता तो भी कर लेते ना. हाँ, because you have two equations. तो सब कर लेंगे. ये मैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट पे नहीं जा रहा, जस्ट टू सेव सम टाइम. तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट एक बार आप लोग कर लेना, एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू इट. चलिए सर आगे बढ़े. यस सर. ठीक है, ओके. तो वी हैव डन दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब देखो ये जो भी मैंने दो तीन क्वेश्चंस करे हैं, in all these questions we were dealing with the vertical circular motion, horizontal circular motion. We dealt with the horizontal circular motion, right? हमने horizontal circular motion के साथ ही काम करा है. अब मैं आपको इसी केस में दिखाता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी बेसिक चीजों को पहले हम समझ लें, उसके बाद फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर डिफाइनिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ऑल. तो देखिए ये वाला मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है और इसमें यहाँ पर एक पार्टिकल है. दिस पार्टिकल इज अटैच्ड टू दिस स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है. द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 2 मीटर. ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ हम मान लेते हैं 2 मीटर है, और 2 मीटर ये लेंथ है. और आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, बिल्कुल पहले बेसिक से समझते हैं. यहाँ पर इस पार्टिकल की जो स्पीड है, लीनियर स्पीड, दैट इज इक्वल टू मान लो 4 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ दिस पार्टिकल लेट अस से इट इज 2 किलोग्राम. आपसे सिंपली यहाँ पर पूछा बिकॉज इट इज टाइड टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग विल हैव टेंशन अनडाउटेडली. आपका क्वेश्चन ये कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन. बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर आपसे कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन. टेंशन की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो यहाँ पर आप टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन. तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकालना है, तो देखो फिर से पार्टिकल का क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. अब यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पार्टिकल पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी mg. अब सर mg का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर. अब mg का इंपॉर्टेंस क्या क्यों है? बिकॉज mg आपको देखो सर्कुलर मोशन में आपको या तो वो फोर्स चाहिए, कौन कौन से फोर्स चाहिए आपको? फोर्सेस चाहिए जो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, मतलब सेंटर की डायरेक्शन में लग रहे हो, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहां पर आप देखें mg इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर. तो सेंटर से ऑपोजिट लग रहा है, इसका मतलब इसका रोल है यहां पर, है ना. ऑल्दो ये सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ नहीं लग रहा, बट सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. इसका मतलब कि आपका यहाँ पर नेट फोर्स विल नॉट बी ओनली टेंशन, नेट फोर्स विल बी द डिफरेंस ऑफ टेंशन एंड mg. ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन. नीचे क्या लग रहा है, mg. एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इन दोनों फोर्स का जो डिफरेंस है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पर आप लिखेंगे T माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. सर इससे पहले तो आपने m ओमेगा स्क्वायर लिखा था, नाउ व्हाई आर यू राइटिंग mv स्क्वायर दिस टाइम? इसलिए बिकॉज इससे पहले हमें ओमेगा गिवन था, तो वी रोट इट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, v गिवन है, तो वी विल राइट दिस इन टर्म्स ऑफ v. बस इतना सा लॉजिक है, करना क्या है इसमें. तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ mv स्क्वायर बाय r. अब m की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस ऑफ m फिर से 2 इंटू v इज 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आपको गिवन है 2, 2 एंड 2 विल कैंसिल आउट. तो ये 20 और 36 न्यूटन. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस टेंशन. इसको नोट करो, इसी में आप कुछ वेरिएशंस करते हैं. सब सेम ही रहेगा ना, बस mg आ जाएगा. हाँ मतलब खेल mg का भी आ रहा है, मतलब mg will also be there to provide you the centripetal force. अच्छा सर जी सर इसमें ही जैसे हमने हॉरिजॉन्टल में किया था कि हमने एक के पीछे एक कर दिया था स्प्रिंग में, इसमें करेंगे तो उसका पहले वाले ब्लॉक का वेट सेकंड पे इफेक्ट करेगा. ब्लॉक की किस पे इफेक्ट करेगा?
सर मैं कह रहा हूँ जैसे वर्टिकल में हाँ, एक स्ट्रिंग के नीचे एक स्ट्रिंग लगा दिया, ठीक है, मैं हाँ, समझ गया सवाल आपका, हाँ बट सर, तो जो इफेक्ट किसका पूछ रहा है? सर मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ब्लॉक का जो वेट है उसका इफेक्ट सेकंड ब्लॉक के उस पे नहीं आएगा ना? आएगा, इन टर्म्स ऑफ टेंशन तो आएगा ही ना बेटा। अगर आप क्या? दो पार्टिकल ले लेते हैं, अरे जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो वैसे बना दो, ये पार्टिकल है m1 मास यस का, सर। ये पार्टिकल है m2 मास का, तो इस पर अगर टेंशन T1 है तो इसी पार्टिकल पे एक टेंशन T2 होगा और इस पर एक टेंशन T2 होगा। मतलब जब आप m2 के लिए देखेंगे तो ऊपर वाली स्ट्रिंग भी इस पर टेंशन लगा रही है और नीचे वाली स्ट्रिंग भी टेंशन लगा रही है, और इस नीचे वाले को देखेंगे तो T2 लग रहा है, समझ रहे हैं आप? और इस यस। पर इसका अपना वेट भी लग रहा होगा m2g, और इस पर जो वेट लग रहा होगा दैट विल बी m1g, ठीक है? तो अनडाउटेडली अब देखो यहाँ पर T2 अगर आप देखो, मान लो कि T2 अगर m1g के बराबर है, मान लो अभी फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए आपको, तो यहाँ पर T2 तो लग ही रहा है ना, तो उसका वेट तो लग ही गया ना। यस सर। नहीं समझा? देखो एक बात समझो ऋषिक, अगर तुम कहीं पे लटके हुए हो, ठीक है, और तुम्हारे पाँव को पकड़ के कोई लटका हुआ है, तो उसका वेट तो आप पे लगेगा ही ना, अनडाउटेडली। हाँ सर। सोचिए, वो तो लगना ही है, वो कैसे नहीं लगेगा? समझे या नहीं ऋषिक हाँ भाई? सर, समझ गया सर। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिए, अब इसी का नेक्स्ट, अब ये ही सर्कुलर पाथ। अब यहाँ देखो, आपसे मैंने बोला फिर से, ये पार्टिकल इस बारी यहाँ पर है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग फिर से मान लो 1 मीटर है। मास ऑफ द पार्टिकल मान लेते हैं 2 किलोग्राम है। पार्टिकल की जो यहाँ पर स्पीड है एट दिस पॉइंट, द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल लेटर से कितना मान लोगे? मान लो 6 मीटर पर सेकेंड। आपसे फिर से पूछता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन। अनडाउटेडली पार्टिकल इज गोइंग इन द सर्कुलर पाथ एंड द सर्कुलर पाथ इज इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है? अब इसको भी सीख लो एक बार, फिर नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करना। सर इस केस में अगर हम देखें तो एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक पॉइंट सर बिल्कुल बेसिकली हमें समझ में आ रहा है, एक पॉइंट तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर अगर हम इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ध्यान से देखिए ये पार्टिकल, तो इस वाले पार्टिकल पे एक तो टेंशन तो लग ही रहा है विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा और टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। दूसरा अगर आप फोर्स देखें तो mg ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब आप एक बात अगर देखो ध्यान से तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर mg, अभी अगर देखो mg, तो mg डायरेक्टली सेंटर की तरफ तो दिखाई नहीं दे रहा ना, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? यस सर। Yes, sir. सेंटर सेंटर आप लोगों को दिख रहा होगा, mg मैं यहां पर भी बना देता हूं अगर किसी को नहीं समझ में, ये mg है, ये टेंशन है। बट यस अगर मैं mg को रिजॉल्व कर दूं, सर क्या हम हमेशा रिजॉल्व कर सकते हैं? यस हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, अलोंग टू एक्सेस प्रोवाइडेड कि द टू एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग टू एक्सेस, बस कंडीशन ये होती है कि द टू एक्सेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए? दोनों एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर हम mg का इधर कंपोनेंट ले लें तो अनडाउटेडली ये वाली देखो, ये ऐसे अगर देखोगे तो बाय द अल्टरनेट एंगल डोंट यू थिंक दिस एंगल विल बी 37 डिग्री? तो ये mg cos 37 आएगा। क्या बोलते हो बच्चों? यस cos सर। 37 की वैल्यू 4/5, तो 4/5 mg आएगी। इसका मतलब दिस component of mg and the tension, these two taken together will be providing you the necessary centripetal force, but because their directions are opposite, तो आप ये लिख सकते हैं सर t minus of 4/5 mg will be equal to mv square by r, or you can write t is equal to 4/5 mg plus of mv square by r। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 4/5, m की वैल्यू आपको पता है कि 2 है, g की वैल्यू 10 ले लीजिए, प्लस ऑफ m, फिर से m की वैल्यू 2, v स्क्वायर मैंने यहां पर बोला 6 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r, तो r इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ यहां पर कितनी है? तो इट इज 1 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 1। सॉल्व कर लोगे अब? यस सर। ठीक है, तो तो सर, प्लीज इसको नोट करिए जी। सर जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है उसका mg का, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? वर्टिकल ये वाला कंपोनेंट mg, ये वाला हाँ सर। mg sin थीटा वाला कंपोनेंट, तो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पर बैलेंस हो ही नहीं रहा। अच्छा, ओके सर। तो ये टाइम
करा रहा है। जी। ओके। कर लिया सर सबने नोट? यस सर, हो गया। चलो फिर सबने नोट कर लिया? सबकी आवाज नहीं आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। डन सर। ठीक है, तो एक ट्राई करिए आप लोग फिर से यही सर्कुलर पाथ। दिस टाइम particle is here and the angle that it makes with the vertical at this point is 53 डिग्री। आपको फिर से क्वेश्चन में यही बताना है कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी। मास ऑफ द पार्टिकल 2 किलोग्राम मान लीजिए, स्पीड को 4 मीटर पर सेकंड मान लीजिए एट दिस पॉइंट। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है और sin 53 की वैल्यू 4/5 होती है। टेंशन निकालना है सर एक और चीज पूछनी थी। जी। सर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में हर पॉइंट पे सेम नहीं रहती ना टेंशन की वैल्यू? नहीं जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, वो बेटा डिपेंड करता है। यहाँ पर जो हम मान रहे हैं ना, ये जो हमने निकाला है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू है। हाँ ठीक सर। है, बिकॉज है ना, हर पॉइंट पे टेंशन भी चेंज होता है और हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू भी चेंज होती है। हाँ सर, हॉरिजॉन्टल में सेम रहता है। हाँ, वो आपको ना इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब हम वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर आएगा उसमें फिर से सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्पेशली वो पढ़ाया जाएगा। उसमें फिर एनर्जी का कंजर्वेशन भी इन्वॉल्व होगा, तो वहां पर हम उसका डिस्कशन करेंगे कि टेंशन कैसे बदलता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वो स्पीड गिवन फॉर मेकिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। सर इसमें आर की वैल्यू क्या है?
जी सर, हो गया आप लोगों से? एक मिनट से कैलकुलेशन कर। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप अपने आंसर को मैच कर लेना। यस सर। देखो फिर से एक बात यहाँ पर क्लियर है कि सर आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, तो इस पार्टिकल को अगर आप देखें तो ये पार्टिकल ऐसे है और सेंटर इधर है, तो यहाँ पर जो लग रहा होगा दिस विल बी द टेंशन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। यहाँ पर अगर आप mg को देखें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ mg का कंपोनेंट अगर आप निकालोगे ना यहाँ पर, तो mg का कंपोनेंट इस बारी टेंशन के डायरेक्शन में ही आएगा। दिस एंगल इज 53 अनडाउटेडली, ये एंगल 53 क्यों होगा भाई, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये 53 होगा। इस बार टेंशन mg का कंपोनेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इटसेल्फ, mg cos 53। सर क्यों? क्योंकि सर अगर ये mg है तो इसका ऐसे थोड़ी हो सकता है। अच्छा देखो कैसे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये हो गया और एक कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर होगा जो हमें चाहिए नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर कि आप ये mg है और इसका ये कंपोनेंट भी इधर ही आ जाए और परपेंडिकुलर वाला भी इधर ही आ जाए, ये तो गलत है भाई। दोनों एक ही साइड पे थोड़ी आएंगे। जब भी आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो, मान लो ये वेक्टर है तो इसके जो दो कंपोनेंट होंगे वो इस वेक्टर के दो अपोजिट साइड्स पे होंगे, अलग अलग साइड्स पे होंगे, मतलब एक राइट की तरफ होगा तो दूसरा लेफ्ट की तरफ होगा, ऐसा समझो। समझ पा रहे हो कैसे कंपोनेंट लिया गया है? तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि t प्लस ऑफ mg cos 53 बोथ विल एड अप नाउ इन दिस केस एंड बोथ टेकन टुगेदर विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो t की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो mv स्क्वायर बाई r माइनस ऑफ mg टाइम्स ऑफ cos ऑफ 53 हो जाएगा। तो t की वैल्यू अब इधर लिख देता हूं, तो t इज इक्वल टू m इज m कितना है 2 किलोग्राम, v की वैल्यू इज 4 का स्क्वायर विल बी 16 डिवाइडेड बाय रेडियस आई हैव गिवन यू एज 2 माइनस ऑफ mg की वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, फिर से 20, cos 53 मैं लिख चुका हूं 3/5। सॉल्व करके देखिए तो ये 5 4 ज 20, यहां पर याद रखिएगा डिनोमिनेटर में देयर इज 5, 5 4 द 20, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 और ये 12, तो t की वैल्यू 4 न्यूटन आ रही है ऋषिक आपकी। हाँ सर यही आ रही है। वेरी गुड भाई, जिनसे नहीं हुआ वो प्लीज नोट करें। Those who couldn't solve, please note down. अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। अच्छा सर, मैं रोटेशन हम्म, कर रहा था एनसीईआरटी में, उसमें ना एक क्वेश्चन में 53.1 और 36.9 दे रखी थी एंगल्स की क्या दे वैल्यू। रखा है? सर उसमें 53.1 और 36.9 थे एंगल्स। हाँ 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 हाँ, वो एग्जैक्ट 53 नहीं होता जो हम लोग 53 मानते हैं ना, वो एग्जैक्ट 53 नहीं होता है, 53.1 ही होता है और वो 38.9 ही होता है, तो आपको उसकी वैल्यू वही ले लेना है। ठीक हाँ है, 53.1 है ना, उसको 53 ही ले लेना है, और जो वो 39 पॉइंट वो है 38.9 उसको आप 39 मान, मतलब कितना, 36.9। सॉरी, हाँ 36.9 को 37 मान लीजिए। वो एग्जैक्ट नहीं आता है तो हम लोग वो 53 अप्रॉक्स मान लेते हैं उसको, और उसको हम 37 अप्रॉक्स मान लेते हैं। ओके सर। हो गया भाई बच्चों, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ भाई बच्चों, नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा प्लीज। कर लिया सर। ठीक है सर। तो अब यहाँ पर इससे पहले कि मैं कुछ और क्वेश्चन पे जाऊं और फिर उसके बाद फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करके हम ये देखें, वो जो आप लोगों के डेरिवेशंस भी होते हैं उसको हम समझें, उससे पहले अब यहाँ पर कुछ और चीजें, एक और पॉइंट हम समझेंगे जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कायदे से समझो, बिकॉज इट इज नॉट अ रियल फोर्स। आप फिर से ये कह सकते हो कि भाई ये जो फोर्स है ये फिर से स्यूडो फोर्स है, बट इसका यूज कैसे होगा, ये क्यों हम कंसीडर करेंगे, कहां पर कंसीडर करेंगे, इस बात को हमें समझना है। तो पहली बात तो ये सीधी बात ये होगी कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, रिमेंबर ऑलवेज।
कि ये भी कैसा फोर्स है, स्यूडो फोर्स। तो इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, आप लोग इस बात को आप फील करें ना, सिचुएशन को आप फील कीजिए प्लीज, तब ज्यादा समझ में आएगा। सिचुएशन को फील नहीं करोगे तो फिर बात उतनी समझ नहीं आएगी। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप बस के अंदर बैठे हो या बस के अंदर खड़े हो, बस के अंदर बैठे हो या खड़े हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे एक बात बताओ कि व्हेनेवर द बस टेक्स अ सर्कुलर टर्न, आपने देखा होगा कि जब बस सर्कुलर टर्न लेती है तो आप एक फोर्स आपको फील होता होगा। फील होता है क्या आपको? या नहीं भी फील होता है तो आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि अगर बस सर्कुलर टर्न ले रही है, मतलब अगर मान लीजिए ये बस है एंड इट इज टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, मान लो इसकी छत पे जाके किसी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं अपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने इसकी छत पे रखा है वो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ गिरेगा? इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक दिस ऑब्जेक्ट विल फॉल? सर राइट। एनीबडी? Yes, ऑफ sir. कोर्स टुवर्ड्स राइट, है ना? सबको ये प्रैक्टिकली अब पता होगा, एक्सपीरियंस किया होगा आपने कि जब बस सर्कुलर मोशन में होती है या जब बस सर्कुलर टर्न ले रही होती है, तो अगर आपने उसके अंदर कुछ भी पकड़ा नहीं हुआ है, उसके रॉड वॉड को आपने नहीं पकड़ा हुआ है, तो आप राइट की तरफ गिरेंगे। अगर ये सर्कुलर टर्न इधर है तो आप इधर गिरेंगे, और सर्कुलर टर्न अगर इधर है तो आप इधर गिरेंगे। मतलब सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट होंगे। बात समझिए, फिर से समझिए, आपका एक्सेलरेशन किधर होगा? आपका एक्सेलरेशन विल बी ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब जिधर सर्कुलर टर्न हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप पे क्या लगेगा? आप पे एक्सेलरेशन लगेगा। अब एक बात तो सर ऑब्वियस है कि भाई यहां पर बस इज गोइंग इन द सर्कुलर पाथ, तो बस पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, बस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल यहाँ फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द बस। कैसे प्रोवाइड करता है वो हम आगे भी समझेंगे, बट अभी तो फिलहाल ये मान के काम चला लीजिए कि बस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द बस एंड बिटवीन द टायर एंड द रोड। ठीक है, लेकिन आप पे कौन सा फोर्स लगा? आप पे कौन सा फोर्स लगा जो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहा है? Who is responsible for your acceleration in the direction opposite to the direction of center of the circular path? आप पे कौन सा फोर्स लगा? समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ऋषिक, समझ पा रहे हो मेरी बात? भाई आप राइट पे क्यों गिरे? बस पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, and that centripetal force will be responsible for centripetal acceleration of the bus. बट आप पे जो एक्सेलरेशन हुआ है टुवर्ड्स राइट की तरफ आप गिर रहे हो, तो इसका मतलब है आप पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो राइट की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप पे कौन लगा रहा है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपको किसने एक्सेलरेट किया, तो आप ये कह सकते हैं भाई एज सच देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन योर बॉडी। समझ रहे हो ऋषिक? इनर्शिया ही नहीं हुआ, इनर्शिया जी, की वजह से नहीं हुआ। इनर्शिया इज नॉट अ फोर्स, पहली बात तो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इनर्शिया की वजह से, बट ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये होती है कि भाई एवरीबॉडी वांट्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाती है ना? बट वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है तो हर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहती है, तो स्ट्रेट लाइन पे चल सकते थे ना, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हो। नहीं समझ में आई बात? भाई बस अगर सर्कुलर पाथ पे जा रही है, आप पे आपका एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया का, एंड दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो आप स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे ना, आप इधर क्यों जाएंगे? हाँ सर, नहीं आ रहा टेंजेंशियल जाएंगे, है ना? उस डायरेक्शन में आप क्यों जाएंगे? आप तो टेंजेंशियल जाइए। बट आपने ये फील किया होगा कि आप जो एक्सेलरेट करेंगे वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट करेंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में बस का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, बट देयर इज नो रियल फोर्स एक्टिंग ऑन योर बॉडी, स्टिल यू आर एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट। समझ गए आप मेरी बात? नहीं समझ पाए? सबको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर? यस तो सर। आप देखिए, आप पे जो ये एक्सेलरेशन है विदाउट फोर्स, तो मैं ये फिर से ये कह सकता हूं। अच्छा, इस बात को समझो और अच्छे से, और समझो, और अच्छा समझाता हूं। जैसे मान लो आप कोई ये ले लें, देखिए आप एक बात समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करना तो सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा क्लियर होगा। आप ऐसा समझिए ये कोई डिस्क है और इस पर ये कोई पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है। जैसे आपका कोई टेबल हो या कोई भी चीज हो जिसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं,
ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है ना। रोटेशन क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, बट ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। अगर ये डिस्क रोटेट कर रही है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस पे रखा हुआ पार्टिकल इधर गिरेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब मैं दो तरह के ऑब्जर्वर अज्यूम कर रहा हूं। एक तो वो ऑब्जर्वर who is standing on the ground and observing the motion of this disc as well as of this block, ये ग्राउंड पे खड़ा है। एंड द सेकंड ऑब्जर्वर दैट आई एम हैविंग इज स्टैंडिंग ऑन द डिस्क। ऐसा समझिए आप, ये ऑब्जर्वर है जो डिस्क पे खड़ा है, ये ए है ये बी। देखो बेटा, एज लॉन्ग एज दिस पार्टिकल डज नॉट फॉल ऑफ द डिस्क, जब तक ये डिस्क पे से गिरेगा नहीं, ये जब तक ये डिस्क पे से नहीं गिरता है, हम ये कह सकते हैं, जो हम ग्राउंड से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई ये डिस्क के साथ साथ सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। बोलो हाँ या ना। Yes. जब तक ये डिस्क से नीचे नहीं गिरा तब तक तो मैं ये कहूंगा कि ये डिस्क के साथ साथ सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। नहीं आ रही बात? Yes, sir. हाँ सर, समझ गए। आप समझ रहे हो? ये बात ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए कोई बॉडी, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो जो ग्राउंड से आपके मोशन को ऑब्जर्व करेगा वो तो यही कहेगा कि आप ट्रेन के साथ साथ आगे जा रहे हैं। तो वो ये कहेगा कि भाई आप भी मोशन में हैं, क्योंकि ट्रेन मोशन में और आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो ट्रेन ने अगर पोजीशन चेंज करी तो अल्टीमेटली आपने भी पोजीशन चेंज करा और आप ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर तो यही कहेगा आपको कि आप मोशन में। उसी तरह से बेटा ये डिस्क रोटेट कर रही है, वो जो रोटेटिंग टेबल्स होते हैं ना, रोटेटिंग टेबल जो रोटेट करते हैं, अगर उस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और उसको बहुत तेज तेज घुमाऊं, तो जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं गिरा उस टेबल से तब तक तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट टेबल के साथ साथ सर्कुलर पाथ पे जा रहा है या सर्कुलर मोशन में जा रहा है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? बहुत बढ़िया साहब। ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जा रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम इस डिस्क पे ही बैठ जाएं तो डिस्क पे बैठ के मुझे क्या दिखाई दे रहा होगा? डिस्क पे बैठ के मुझे ये दिखाई दे रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है। सोच के देखो, आप इसको फील करो, तभी तो वो राइट की तरफ गिरेगा। नहीं आया भाई। आप डिस्क को अगर रोटेट करा रहे होगे तो डिस्क पे ये स्लिप करता हुआ राइट की तरफ भागते 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 फाइनली गिरेगा ना बेटा। हाँ सर। यार सब नहीं बोलते हैं यार, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई चीज रोटेटिंग टेबल पे रखी हुई है और अगर वो गिरेगी तो वो तो तभी गिरेगी ना जब वो सेंटर से दूर जाते 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 फाइनली गिरेगी। तो अगर आप डिस्क पे बैठ के देखोगे तो डिस्क पे बैठ के आपको इसका मोशन सर्कुलर नहीं दिखाई देगा। डिस्क पे बैठ के तो आपको ये लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो किधर भाग रहा है, ये अवे फ्रॉम दिस सेंटर ये जा रहा है राइट की तरफ। मतलब Yes, इसमें sir. एक एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन किधर है? तो वो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स राइट। बट अगर मैं इस ऑब्जर्वर बी से पूछ लूं कि भाई अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, मतलब तुम्हारे लिए तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स राइट, तो मैं इसे पूछूं कि बताओ तुम्हारे लिए फोर्स कितना है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल विच इज मूविंग इट टुवर्ड्स राइट। तो ये कहेगा भाई मेरे लिए तो कोई फोर्स ही नहीं है। सोच के देखो, एज सच इज देयर एनी फोर्स? बिकॉज अगर आप कहेंगे कि सर फ्रिक्शन है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगर ये पार्टिकल राइट की तरफ स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं कर रहा है, ये फ्रिक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और फ्रिक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पार्टिकल को राइट की तरफ ले जाने वाला, इज देयर एनी रियल फोर्स व्हिच यू कैन सी हियर इन द डायग्राम? No, sir. भाई सारे बच्चे समझे प्लीज, क्या Yes, कोई sir. भी ऐसा रियल फोर्स है जो इस पार्टिकल को राइट की तरफ ले जा सकता है? ऐसा कोई फोर्स नहीं है। आ रही बात समझ? स्टिल द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब है कि यहां पर अगर मैं डिस्क पे बैठ के देखूं तो मेरे लिए न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो गया। नहीं आया? नहीं आया आ गया भाई, sir. बिना फोर्स के हमारा एक्सेलरेशन एक्सेलरेट है ना। हाँ, डिस्क कैसा फ्रेम हो गया, क्योंकि डिस्क रोटेट कर रहा है। आगे आप पढ़ेंगे कि डिस्क में रोटेशन है, तो डिस्क रोटेट कर रहा है तो ये इसमें एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब अगर आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे हैं और वहां से अगर आप बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां पर न्यूटन्स लॉ फिर से इनवैलिड हो गया, वैसे ही जैसे इससे पहले इनवैलिड हुआ था। तो इस न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इस डायरेक्शन में स्यूडो मानना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. मतलब कोई रियल Yes. फोर्स नहीं है तो एक हम इमेजिनरी फोर्स, नॉन रियल फोर्स अज्यूम करेंगे हम,
और यही जो हम नॉन रियल फोर्स यहाँ पर अज्यूम करेंगे इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सेंटर, इसी फोर्स का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका क्या मतलब हुआ, पूरी कहानी को मैं फिर से समराइज करता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली इज नॉट द रियल फोर्स, रादर इट इज अ स्यूडो फोर्स which is assumed on a body when body is observed from non-inertial frame of reference। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम रोटेटिंग बॉडी पे बैठ जाएं और उसके बाद हम उस पे रखी हुई दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें, तो हम उस पे जो फोर्स अज्यूम करेंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। लेकिन अगर हम नॉन इनर्शियल पे बैठ के ऑब्जर्व करें तो हम इंस्टेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम क्या अज्यूम कर रहे होंगे, सेंट्रीपिटल। क्यों सर? फिर से रिपीट कर देता हूं इस एग्जांपल को, क्योंकि ग्राउंड से अगर मैं देखूंगा तो जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा तब तक तो ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए सर्कुलर पाथ पे ही जा रहा होगा, एंड बिकॉज मेरे लिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो इसका मोशन मेरे लिए सर्कुलर मोशन होगा। बात समझ में आई? बट जैसे ही, बट क्या होगा सर दूसरे केस में, अगर हम जैसे ही डिस्क पे बैठ जाएं तो डिस्क पे बैठने पर क्या होगा, तो डिस्क पे बैठने पर मुझे ये दिखाई देगा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिना फोर्स के अवे फ्रॉम द सेंटर भाग रहा होगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा बट इट इज एक्सेलरेटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर विदाउट एनी फोर्स। तो मेरे लिए कोई फोर्स इस पर नहीं है, तो हम इस पे न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने के लिए क्या करेंगे, तो न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक फोर्स अज्यूम करेंगे जिसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स की वैल्यू होगी मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम मतलब ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, या इसी को आप लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड वाइज ये कह सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स दोनों की वैल्यू अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल, ठीक है, बट देयर एग्जिस्टेंस आर डिफरेंट। भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो है और सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉडी और अ पार्टिकल, ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। समझ में आई बात? पहले ये क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, Yes, तो sir. लिखेंगे अभी जी। सर फरमाइए। जो डिस्क पे बैठा होगा ऑब्जर्वर उसके लिए ट्रांसलेशन मोशन टाइप लगेगा उसे कि हो रहा है। बिल्कुल 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 यही लगेगा। सर किसी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों मतलब एक साथ नहीं रख सकते? नहीं, एक देखो सेंट्रीफ्यूगल इज नॉट अ फोर्स, यही तो समझाने की कोशिश किया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो, अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी बॉडी पर रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स, मतलब या तो आप उस पे सिर्फ और सिर्फ सारे रियल फोर्स मानेंगे या आप, देखो ये डिपेंड करता है ना ऑब्जर्वर पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहली बात तो रियल फोर्स है ही नहीं, ये एमजी या टेंशन की तरह ये रियल फोर्स नहीं है, तो ये नॉन रियल फोर्स है। और नॉन रियल फोर्स कब लगाया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो या तो आप किसी ऐसे फ्रेम में होंगे जो एक्सेलरेट नहीं कर रही हो, या फिर किसी ऐसे फ्रेम में होंगे जो एक्सेलरेट कर रही हो। तो अगर फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इफ द फ्रेम इज नॉट एक्सेलरेटिंग, तो अगर फ्रेम एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो फिर आप स्यूडो फोर्स थोड़ी ना लगाएंगे, ठीक है। और अगर फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है तो आप स्यूडो फोर्स लगाएंगे। आ रही बात समझ में? मतलब देखो ये कोई फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है या वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, वो कहां से ऑब्जर्व कर रहा है उस पे बेस्ड है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आई बात? तो इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए वहां पर हमने कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिस्कशन नहीं किया, बिकॉज वी वर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड। यहां पर भी अगर हम डिस्क पे ऑब्जेक्ट रख दें और ग्राउंड पे बैठ के देखें तो फिर हम इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं ले रहे होंगे, हम इस पे सेंट्रीपिटल ही लिख रहे होंगे। अभी एक एग्जांपल लेके मैं समझा दूंगा क्वेश्चन वाइज, बट याद रखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों एक साथ एक्ट नहीं करता, बिकॉज वो तो डिपेंड करेगा कि आप किस फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं। आप दो फ्रेम में एक साथ बैठ के नहीं देख सकते, या तो आपका फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, सीधी बात। जी ऋषिक साहब। हाँ सर, मैं कह रहा था कि सर जो ऑब्जर्वर डिस्क पे बैठा होगा उसके लिए आवेज आ रही होगी ना सेंटर से। जी बिल्कुल, तभी तो नीचे गिरेगी, वरना गिरेगी क्यों। हाँ सर, तो जो वो होगा हम ऑपोजिट नहीं लेंगे उसका, मतलब क्या? टुवर्ड सेंटर नहीं लेंगे हम, जो हम करेक्शन करेंगे। क्यों करेंगे भाई?
टुवर्ड्स द सेंटर, अगर मान लो कि आपने ये मान लिया कि ये जो सर्कल, पहली बात तो मुझे एक बात बताओ ना ऋषिक साहब, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं किस बात में, फिर से सुनिए। ये सर्कुलर पाथ पे जाता हुआ कहां से बैठ के देख पाओगे इसको, ग्राउंड से या डिस्क पे बैठ? ग्राउंड से। हाँ भाई, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से अगर देखोगे तो इसका मोशन सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अज्यूम करोगे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और जब आप डिस्क पे बैठ के देख रहे हो तो डिस्क पे बैठ के आपको ये किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर? अवे फ्रॉम सेंटर। तो भाई जिस डायरेक्शन में बिना फोर्स के एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में तो आप स्यूडो फोर्स अज्यूम करेंगे। नहीं आई बात समझ? भाई आपको इशू तो यही है ना कि ये जो पार्टिकल है वो सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड होके भाग रहा है और उस डायरेक्शन में बिना फोर्स के भाग रहा है। नहीं आ रहा? यस सर। तो जब बिना फोर्स के सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो जिधर एक्सेलरेशन है बिना फोर्स के उधर ही स्यूडो फोर्स अज्यूम करोगे ना। ऋषिक Yes. इशू बताओ अपना फिर से। सर मैं कह रहा था जैसे सर हम लिफ्ट में थे, लिफ्ट में जैसे हम लेते थे तो सर हम लिफ्ट ऊपर बेटा जाती लिफ्ट थी में तो भी ऐसा बिल्कुल नहीं लेते थे। यहाँ पर तो लिफ्ट ऊपर जाती थी तो ऐसा लेते थे ना। तो इसी तरह से अगर डिस्क लेते थे। रोटेट, मेरे को एक बात बताइए, डिस्क रोटेट करेगी तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो डिस्क के सेंटर की तरफ होगा या डिस्क के सेंटर के ऑपोजिट होगा? सो सेंट्रीपिटल उसका टुवर्ड सेंटर होगा। टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल जो स्यूडो है वो किधर लेंगे आप? हाँ सर वो ऑपोजिट लेंगे, ठीक है सर। हाँ भाई, सबको ये बात समझ में आ गई कि कब सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे? फिर से सुन लो, अगर पूरी कहानी में अगर कोई इशू आए तो सीधी सिंपल बात याद रखो कि अगर हम किसी रोटेटिंग बॉडी पे बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे और ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो सेंट्रीपिटल लगाएंगे। सीधी बात, ठीक है? मतलब ये कॉन्सेप्ट वही है कि अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठे हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं तो हम सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे, और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं तो हम सेंट्रीपिटल लगाएंगे। भाई थोड़ा सा इमेजिनेशन को मजबूत करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर हम बेटा ग्राउंड पे बैठे हैं और जब तक ये पार्टिकल नहीं गिरेगा तब तक तो ये मेरे लिए सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो जब तक ये मेरे लिए सर्कुलर पाथ पे जा रहा है इसका मतलब है कि उस पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तभी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। पहला सीधा पॉइंट है ये। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करें कि भाई अगर डिस्क पे बैठ गए तो डिस्क पे बैठ के मुझे वो थोड़ी ना दिखेगा कि वो साथ में घूम रहा है, वो तो मुझे दूर जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ वो भी घूम रहा है, तो वो मुझे नहीं दिखाई देगा कि वो घूम रहे। जैसे अगर मान लीजिए कि आप ट्रेन के अंदर बैठ जाएं और ट्रेन के अंदर आपका जो फेलो पैसेंजर है वो आपको चलता हुआ थोड़ी दिखाई दे जाएगा, वो तो आपको रेस्ट में दिखाई देगा, है ना? नहीं आ रही बात समझ में? अगर वो बैठा हुआ है तो वो तो आपको रेस्ट में दिखाई देगा। हाँ, अगर वो ट्रेन के अंदर चलने लगे तब आप कहेंगे कि ये मूव कर रहा है, वरना तो अगर साथ में बैठा हुआ है तो आप कहेंगे रेस्ट में है। लेकिन वही ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए पूछा जाए तो वो कहेगा कि आप भी मोशन में हैं और आपका जो फेलो पैसेंजर है वो भी मोशन में। समझ रहे हो? हमेशा इस बात को याद रखो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा फ्रेम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम पे। और जहां पर हम न्यूटन्स लॉ फेल होने लगे, वैलिड नहीं हो पाए, वहां उन सारे सिचुएशंस में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करते हैं। और न्यूटन्स लॉ वैलिड कब नहीं हो पाता है? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। और सर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट है तो सर वो तो बैलेंस करते होंगे एक दूसरे को। मेरे लाल यही तो मैं समझ, यही एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा था और उसको भी यही जवाब मैंने दिया कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों साथ में नहीं लगेंगे बेटा। आप या तो ग्राउंड पे बैठे होंगे या तो आप ग्राउंड पे बैठे होंगे या डिस्क पे बैठे होंगे। क्या आप दोनों जगहों पे एक साथ बैठ सकते हैं क्या? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक साथ थोड़ी अज्यूम कर लोगे। वो फिर से सुनो भाई, ये जो सेंट्रीफ्यूगल आप लगाते हो ना वो किस किस वजह से लगाते हो? कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो मोशन को, उस वजह से लगाते हो। अगर आप एक ऐसी जगह पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो जो एक्सेलरेट नहीं हो रहा हो, वहां से अगर किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल की जरूरत नहीं। बट आप खुद ऐसी जगह पे बैठे हुए जो खुद एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर वहां पर सेंट्रीफ्यूगल है। दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। दोनों एक साथ नहीं लगे। बोलो।
नहीं लगेंगे, या तो सेंट्रीपिटल लगेगा या सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आई बात? प्लीज बोलो सारे बच्चे। यस Yes. सर। जब भी ना मन में ये विचार आए कि भाई दोनों एक साथ क्यों नहीं लगेगा, तो मन में दूसरा विचार ले आना कि दोनों एक साथ कैसे लग सकते हैं। हम खुद दो जगहों पे एक साथ बैठ सकते हैं क्या? जब हम दो जगहों पे एक साथ नहीं बैठ सकते तो दोनों कैसे लग जाएंगे? समझ में आ रही बात? या तो हम एक ऐसे फ्रेम में होंगे जो एक्सेलरेट करे, या फिर हम ऐसे फ्रेम में होंगे जो एक्सेलरेट ना करे। हम ऐसा हो तो नहीं हो सकता कि हम एक ही टाइम में एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड दोनों फ्रेम में बैठ जाएं साथ साथ। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू ऑल। कैन वी राइट फ्यू लाइंस? Yes, sir. लिखो जो मैं लिखा रहा हूं। लिखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is a pseudo force which is assumed on a body when body is observed from which is assumed on a body when body is observed from non-inertial frame of reference, from non-inertial frame of reference, from non-inertial frame of reference. From non-inertial frame of reference. दूसरा पॉइंट लिखिए। ये लिख लिया हो आप लोगों ने तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा। यस सर लिखिए। लिख लिया तो राइट द नेक्स्ट पॉइंट। Its magnitude is same as centripetal force। एक मिनट रुकिएगा, यहां तक लिख के एक मिनट रुकिए। Its magnitude is क्या लिखा है? Its magnitude is same as centripetal force and its direction is opposite. Its magnitude is same as centripetal force and its direction is opposite. And its direction is opposite to the direction of centripetal force. Its direction is opposite to direction of centripetal force. लिख लिया? सर जी सर मेरा कनेक्टिंग आने लग गया था उसके बाद जब आपने लिखवाया था इक्वल इन मैग्नीट्यूड। Equal in magnitude and its direction is opposite to the direction of centripetal force. Its direction is opposite to the direction of centripetal force. ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। जो आप लोगों का डाउट है उसको एज अ पॉइंट लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। Either centripetal force is considered on the body or centrifugal force is considered on the body
either centripetal force is considered on the body or centrifugal force is considered on the body, or centrifugal force is considered on the body, depending on frame of reference. Either डन सर। हाँ बच्चों, क्या लिखा आप लोगों ने? लास्ट बता दीजिए। सर डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट। उसके आगे एक और लाइन लिख लीजिए, है ना, उसके आगे एक और लाइन मेंशन करिए, बोथ ऑफ दीज कैन नॉट बी अज्यूम्ड टुगेदर ऑन अ बॉडी। Both of these cannot be assumed together on the body. Both of these cannot be assumed together on the body. दोनों साथ में बॉडी पर अज्यूम नहीं किए जा सकते। Both of these cannot be assumed together on the body. समझ गए? यस सर। Done? यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही। रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ऋषिक, अपना तुम पूछो, क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ सर, एक बाकी बच्चे, we will discuss these forces or application of centrifugal force in the next class. न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास में करके इसको खत्म करते हैं, ठीक है? और अभी फिलहाल बस मैं ऋषिक का सुन लूं क्या कहना चाह रहा है वो। थैंक यू सर। वेलकम। सर, मैं 1 मिनट निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। हम्म। हाँ यस सर। क्वेश्चन है, मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम overcame a raft at a point A. ठीक है, छोड़ दो। आई रोड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यस यस सर। एक मोटर बोट है, मान लीजिए यहाँ पर राफ्ट है। आई कैन नॉट ड्रॉ द राफ्ट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ राफ्ट। और एक मोटर बोट ने इसको क्रॉस किया। हम ये अज्यूम करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में, वी विल मेक श्योर दैट रिवर इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है। इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बोट की उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा कि जब भी बोट आपको गिवन हो तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज ऑलवेज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। क्लियर है? तो हम Yes. मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर बिकॉज इट इज गोइंग इन द डाउन स्ट्रीम, वीवीआर मान लेते हैं। ये आपसे कहता है क्वेश्चन में कि दिस कंटिन्यूज टू मूव फॉर 1 आवर, ठीक है? 60 मिनट बोला होगा, 60 मिनट को वी कैन राइट इट एज 1 आवर। उसके बाद आपसे कहता है कि टेक्स अ टर्न, 1 घंटे बाद इसको याद आया कि हमें वापस जाना है। तो याद रखो रिवर उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये वाला डाउन स्ट्रीम का केस है। जब बोट वाज ट्रैवलिंग, दिस इज द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। जब वो रिटर्न होगा तो दिस विल बिकम द केस ऑफ अप स्ट्रीम, राइट? और आपसे कहता है ये कुछ टाइम तक चलने के बाद इट क्रॉसेस द सेम राफ्ट एट दिस पॉइंट, but this point was at a distance of 6 kilometer from that point where it had crossed the raft initially, right? So ऋषिक, यही सवाल में होगा, पढ़ा होगा आपने। हाँ सर, यही है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। इसका मतलब सिंपल ये है
कि इस पूरे टाइम मान लो ये टी आवर्स है ये, तो अगर मैं कहूं कि बोट चला है टोटल टाइम कितना 1 प्लस ऑफ टी आर 1 प्लस ऑफ टी 1 प्लस टी आवर्स, तो इस पूरे 1 प्लस ऑफ टी आवर्स में ये राफ्ट कितना चला है 6 किलोमीटर, यही तो मतलब हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। दूसरी बात, एक बात और क्लियर है ऋषिक कि राफ्ट का अपना कोई इंजन नहीं होता, राफ्ट डजंट हैव एनी इट्स इंजन, इट विल मूव विद द सेम वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये रिवर की वेलोसिटी से मूव करेगा। समझ रहा है मेरी बात? सोचिए यस सर। भाई, ये वैसे ही ये पेपर की बोट बना के पानी पे रख दो तो वो पानी की जितनी वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी से वो चलेगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं अगर मैं राफ्ट के लिए बात करूं, फॉर राफ्ट, तो वेलोसिटी ऑफ राफ्ट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, टाइम कितना, तो ये 1 प्लस ऑफ टी आवर्स में ही तो इसने 6 किलोमीटर कवर किया है। तो velocity of river which is exactly equal to velocity of raft multiplied by time will be equal to 6. Did you understand the first case? यस सर। अब देखिए फॉर बोट, अब देखो बोट पहले कैसे जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो बोट की वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो बोट की वेलोसिटी, बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम का केस है, नहीं आया। हाँ सर यही होगा। और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर अप स्ट्रीम में अगर आप करेंगे तो बोट की वेलोसिटी माइनस ऑफ रिवर। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चे के मन में आ जाता है कि सर आपने बोट की वेलोसिटी में से रिवर की वेलोसिटी को क्यों सब्ट्रैक्ट किया? तो द रीजन इज कि अगर बोट की वेलोसिटी रिवर से कम होगी तो बोट कभी भी डाउन स्ट्रीम में नहीं चल पाएगा। नहीं समझे भाई? अगर रिवर ऐसे जा रहा है और बोट ऐसे जा रहा है, अगर बोट की वेलोसिटी रिवर से कम हो जाए तो वो कभी आगे जा पाएगा? नहीं कभी सर, नहीं जा वो पीछे पाएगा। जाएगा। अच्छा, दूसरी बात बेटा, हमें एक बात और समझ में आती है कि 1 आवर में जो बोट ने डिस्टेंस कवर किया है और टी आवर्स में जो बोट ने डिस्टेंस कवर किया है, उन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो वो 6 किलोमीटर है या नहीं? देखो, नहीं यस समझे? सर। हाँ सर। 1 आवर में बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया मेरे बच्चे? वी बी प्लस ऑफ वी आर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑफ वी बी माइनस ऑफ वी आर मल्टीप्लाइड बाय टी इन, ये सॉरी माइनस करो इन दोनों को आपस में। हाँ सर, 1 आवर का डिस्टेंस माइनस तो इज इक्वल टू 6, दो इक्वेशन बन गई। 6 को इक्वेट करो, यहां से 6 को इक्वेट करके टी की वैल्यू 1 आवर आ जाएगी और रिवर की जो है वैल्यू वो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ओके सर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट आई कैन सर लीव। लेकिन इसमें जी हमारे 3 वेरिएबल नहीं हो जा रहे? होते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, बट दिस प्रॉब्लम इज सो एडजस्टेड बाय आई रोडोव कि सॉल्व करोगे तो सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, तीसरा कैंसिल हो जाएगा। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल फाइंड दैट। ओके सर। इक्वेट करोगे ना तो थर्ड वेरिएबल विल कैंसिल आउट। यस सर।